अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज जो टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रहती है और इस तरह के बहुत सारे केसेस हम अपने रूटीन में, अपने माशरे में देखते हैं और ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप जब ऑब्ज़र्व करें तो बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी फीमेल्स इसका शिकार होती हैं। न सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स दोनों में ही ये प्रॉब्लम होता है। हम बात करेंगे आज थायराइड के हवाले से। थायराइड का प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसके हवाले से कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है तो इसकी मेडिसिन ताहयात खानी पड़ती है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और आपको ये बताती चलूँ कि ये बॉडी का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे कि थायराइड कभी कम बनता है, उसका हार्मोन कभी ज़्यादा बनता है और उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो इन तमाम बातों को, इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इनसे क्या होता है, ये कैसे ठीक हो सकता है, क्या इससे बचाव मुमकिन है, ये तमाम बातें और कौन सी ऐसी डाइट हैं जो आप अपना कर इससे ठीक कर सकते हैं, इसे रेगुलर कर सकते हैं, ये वो बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ और हमारे पैनल में जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर फातिमा अली, होम्यो एक्सपर्ट हैं और ये मेंबर हैं COH पाकिस्तान, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा अली, ये भी मेंबर COH पाकिस्तान हैं, होम्यो एक्सपर्ट हैं और बहुत ज़्यादा ग्रिप रखती हैं अपने तमाम एस्पेक्ट्स पे। इसी तरह से उनके साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक नया चेहरा है, डॉक्टर आसफा नाहिद। ये काफ़ी देर से होम्यो प्रैक्टिस कर रही हैं, ये होम्यो एक्सपर्ट हैं और इनसे बहुत सारे मुफीद बातें आज हम जानने को हमें मिलेंगी। तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबको खुशामदीद। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और आज के इस सेंसिटिव टॉपिक पे डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, हमारे नाज़रीन को भी। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। आज बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर फातिमा, आप हमें बताइएगा कि ये जो थायराइड है, हम सुनते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट आते हैं बताते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम है मुझे, तो ये क्या है, थायराइड है क्या? बेसिकली थायराइड एक हमारे गले में मौजूद छोटा सा बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है, हमारे कॉलर बोन के बिल्कुल ऊपर वाक़ होता है और ये थायरोक्सिन और T4 और T3 प्रोड्यूस करता है। दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। इनकी कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं और इनकी ज्यादती की वजह से हम हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम मोस्टली फीमेल्स में आता है एट द एज ऑफ मेनोपॉज एंड प्रेगनेंसी। ठीक हो गया, इस पे हम बहुत सा डिस्कस करेंगे। अभी डॉक्टर साहिबा हमें डिटेल में बताने लगी थी, लेकिन हम प्रोग्राम को साथ साथ लेके चलेंगे और इसको आप साथ ही साथ सुनेंगे, एंजॉय भी करेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो ऐसा है कि नाज़रीन, जैसा कि अभी डॉक्टर फातिमा ने हमें बताया कि ये एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उस हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा कि उन्होंने हमें बताया मेडिकल लैंग्वेज में, और इसी तरह से कॉमन पर्सन्स के लिए आपको शेयर करती चलूँ कि ये ग्लैंड, ये गदूद हमारी गर्दन में मौजूद होता है और गर्दन में एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे, जहाँ गर्दन का उभार होता है बिल्कुल उसके नीचे फ्रंट पे ये ग्लैंड जो है मौजूद होता है और ये प्रोमिनेंटली नज़र भी आता है। अगर आप इसे देखें, ऑब्जर्व करें मिरर के सामने, तो आपको बटरफ्लाई शेप जो है वो नज़र भी आती है। अगर आप कुछ स्वेलो करें और आप उसको मिरर में देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है बाकायदा कि यहाँ पर ये ग्लैंड मौजूद है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। जी डॉक्टर ज़हरा, ये जो थायराइड है, थायराइड का प्रॉब्लम है, इसमें थायराइड का फंक्शन है क्या? हमारे नाज़रीन को भी ये पता चले कि थायराइड का यानी वजूद आखिर क्या काम करता है, इससे होता क्या है? थायराइड दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, T3 एंड T4, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म जिस्म का सबसे अहम काम है कि जैसे हम खुराक लें, किसी भी फॉर्म में लें, एनर्जी उसको तोड़ना, उसको कहाँ यूज करना है, फैट्स को और एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करना है और कहाँ स्टोर करना है, ये सब काम थायराइड के हार्मोन्स करते हैं। इनका मेन काम हमारी बॉडी को बैलेंस रखना है कि एनर्जी कहाँ यूज करनी है, किस एरिया में स्टोर करनी है, कहाँ इसको करना है, सब कुछ ये थायराइड करता है। इन शॉर्ट नाज़रीन, अगर आपको बताऊं तो ये जिस तरह डॉक्टर ज़हरा ने हमें बताया कि ये एज ए बैटरी काम करता है, यानी कि ये सिग्नल्स हैं जो इसने प्रोड्यूस करने हैं, वो कम हैं या ज़्यादा हैं, उनको मैनेज करने का काम है हमारे थायराइड का, और ये हमारी बॉडी की बैटरी है।
तो इसको आगे लेके चलते हैं जी। डॉक्टर आसफा, आप हमें बताइएगा, क्या थायराइड की कोई इकसाम भी हैं? यस, थायराइड की दो, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, सही। दो अकसाम है। मतलब थायराइड का प्रोडक्शन की कम हो जाना और ज्यादा हो जाना, सही, यही इसकी इकसाम में आता है। और ठीक। मजीद ये नेक्स्ट अगर कम है उसकी सिम्टम्स और नजर आएंगी, ज्यादा है उसकी सिम्टम्स और नजर आएंगी, उसको देखते हुए पेशेंट को डील किया जाता है। सही। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारी होम्योपैथी जो है वो इसका इलाज करती है, और होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है? यस, होम्योपैथी इसका इलाज करती है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि कहा जाता है ना कि होम्योपैथी में पेशेंट्स की सिम्टम्स को देखते हुए टोटली, काइंडली थोड़ा सा लाउड, ताकि हमारे नाज़रीन आपकी मुफीद बातों से मुस्तफीद हो। सिम्टम्स के देखते हुए ना, सिम्टम्स को देखते हुए इसको दिया जाता है। सही। इसमें तो ये नहीं है बस थायराइड की सिक्रेशन देख ली, टोटली बॉडी की सिम्टम्स को देखते हुए इसको ट्रीट किया जाता है। जैसा कि हमारी होम्योपैथी में होता है। होते हैं पेशेंट, ट्रीट होते हैं, कम्प्लीटली ट्रीट होते हैं। सही। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक मेडिसिन ली अगर, तो वो तो लेनी ही पड़ती है हार्मोन्स की। एलोपैथिक में तो यही है ना इसका सिलसिला, लेकिन हमारी होम्योपैथी इसको ठीक कर देती है। जी, होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है कोई भी इशू, लेते रहें और जिंदगी का हिस्सा बन जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी डॉक्टर साहबा कितनी अच्छी बात बता रही हैं कि हमें मुस्तकिल मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। होम्योपैथिक तरीका इलाज इतना बेहतरीन तरीका इलाज है कि आप इसमें जब मेडिसिन लेते हैं तो वो एक, जिस तरह आपको डॉक्टर ने बताया उतना ट्रीटमेंट लेके आप मेडिसिन से बच सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। यानी थायराइड का प्रॉब्लम पूरी जिंदगी नहीं रहता। और इसी को आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि अभी टाइप की बात हुई, डॉक्टर आस्था ने हमें बताया कि इसकी टाइप्स हैं। हाइपर थायराइडिज्म जो है, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, हाइपरथायराइडिज्म में T3 एंड T4 की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं जिस समय। एज अ रिजल्ट इसमें सिम्टम्स नजर आते हैं कि पेशेंट वेट लॉस की तरफ जा रहा है, उसका वजन मजीद कम होता जा रहा है, वो हर टाइम रेस्टलेस का शिकार होता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार रहता है। ये बेसिकली उस टाइम मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म देखा गया है जब फीमेल्स में स्पेशली एज 40 से अंडर, 40 के कम एज हो, और एज यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉजल पीरियड्स में, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग पे हमारे अंदर ब्लीडिंग की कुछ चेंजेस की वजह से ये थायराइड का प्रॉब्लम बन सकता है, एक्सेस फॉर्म में हो सकता है। T4 जो हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और लिवर में जाकर T3 में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में T4 भी ज्यादा इंक्रीज होगा और एज अ रिजल्ट T3 भी ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से पेशेंट्स का वेट लॉस की तरफ जाना चाहता है, जहाँ पर हम देखें कि आपका पेशेंट सही खा पी रहा है, डाइट भी ठीक ले रहा है, लेकिन उसका वेट मजीद कम होता ही जा रहा है, पेलनेस की तरफ आ रहा है, अनीमिया का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले उसका TSH करवाना चाहिए। आप लैब टेस्ट करवाएं, उसको स्वेलो करके देखें कि उसका ग्वाइटर तो नहीं बन रहा नेक में। आपको बहुत ज्यादा बड़ी स्वेलिंग यहाँ पे नजर आएगी, जिसको हम ग्वाइटर मेडिकल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन कि हम लोग इन सिम्टम्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी का वजन जो है कम होता जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने अभी बताया, तो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान होता कि ये थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि उसे भूख नहीं लग रही, कोई स्टमक का इशू होगा या कोई और प्रॉब्लम होगा या कोई स्ट्रेस है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि ये थायराइड का मसला भी हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स को होती हैं वो थायराइड से रिलेटेड ही होती हैं। तो इसका ख्याल किया कीजिए कि अगर ऐसे कोई नोटिसेबल कंडीशन है, जैसा कि हमारी डॉक्टर फातिमा ने बताया, तो आप जरूर उसका टेस्ट करवाएं ताकि आप ये जान सकें कहीं थायराइड का कोई इशू तो नहीं है। कुछ फीमेल्स अगर कंसीव नहीं कर पा रही, बेबी प्लानिंग नहीं कर पा रही, तो उनमें भी आपको सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। यानी कि थायराइड जो है वो इस हवाले से भी डिस्टर्बेंस करता है, वो फर्टिलिटी में काम करता है। थायराइड हाइपरथायराइडिज्म फर्टिलिटी कॉज करती है। तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाएं। जैसा कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मतलब हर 10 में से एक जो है वो थायराइड का पेशेंट है। और मोस्टली नाज़रीन फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स में उनका थायराइड का जो है मेटाबॉलिज्म खराब होता है और वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है। तो वहाँ पर भी ज़रूरी होता है कि ज़रूर इसका चेकअप करवा लिया जाए। जी, तो जैसा कि अभी बात हो रही थी कि हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से, आप थोड़ा सा बताइएगा हमें। इसमें जिक्र हुआ T3 और T4 का, ये क्या चीज़ है? हमारे नाजरीन को पता चले कि T3 T4 क्या है जो थायराइड में जरूरी है। थायराइड ग्लैंड मेनली ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, T3 एंड T4। T3 इज थायरोक्सिन एंड T4 इज ट्राई आयोडीन थायरोडाइन। ये इनएक्टिव फॉर्म है।
जब बॉडी को T4 की जरूरत होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है T4 में लीवर में, यानी ये बॉडी स्टोर कर सकती है T4 को, जबकि T3 आम लाइफ में हमारी रूटीन में यूज हो रहा होता है। तो ये दो मेन हार्मोन्स है, एक एक्टिव फॉर्म है और एक इनएक्टिव फॉर्म है। बॉडी को जब जरूरत पड़ती है, अगर क्योंकि फौरन प्रोड्यूस नहीं होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, तो वो T4 को इमीडिएटली T3 में कन्वर्ट कर देती है ताकि हमारी बॉडी बैलेंस रहे। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गए T3 T4। तो डॉक्टर आसफा आप हमें बताइएगा, जैसा कि हाइपरथायराइडिज्म की हमने अभी देखा कि इसमें ऐसा होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाए तो उसके हवाले से थोड़ा बताइए कि ये क्या चीज है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है, जितना भी भूख बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट कहता है बस हर टाइम खाते रहे लेकिन वेट बिल्कुल नहीं गेन करता। नहीं, ये भी थोड़ा बताइए ना कि ये है क्या, हाइपोथायराइडिज्म जो है वो है क्या, थोड़ा सा पहले ये हमारे नाज़रीन को। इसमें थायराइड की सिक्रीशन का कम हो जाना, T3 T4 का कम हो जाना। सही। उसमें पेशेंट इस तरह की कंडीशन को लेके आता है कि हर टाइम सर्दी लगती है, जिस्म में हीट की कमी हो जाती है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ही है जो हीट और जिस्म की गर्मी सर्दी को कंट्रोल में, बैलेंस में रखती है। तो इसमें ऐसी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। उसके अलावा पेशेंट कहते हैं कि जितना भी हम खाते हैं लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ता है, इसी तरह से वीक से वीक और HB की कमी, आयरन की कमी, तो वीकनेस बहुत ज्यादा फील करते हैं इसमें ना। अच्छा, डॉक्टर फातिमा, जब थायराइड का ये प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके लिए कोई टेस्ट होते हैं जिनसे पता चल सके, हमें गाइड कीजिएगा। ऑल्दो कि हमने बातों में इसको डिस्कस किया है, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा वजाहत के साथ कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम थायराइड के पता कर सकते हैं कि इसको है प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, उसमें वाइट ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स को स्पेशली देखेंगे कि इसमें वाइट ब्लड सेल्स की क्या रेशो आ रही है। एरिथ्रोसाइट्स अगर ज्यादा है तो कम हमारी बॉडी में जरूर कोई इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले आप माइंड में लाएं थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स को, और उसके बाद हम करवाएंगे TSH। इसमें हम T3 और T4 की रेशो देखेंगे, हमारी बॉडी में T3 कितना बन रहा है और T4 कितना बन रहा है और कितना यूटिलाइज में आ रहा है। अगर आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो भी आपके लिए डेंजरस है। अगर वो यूटिलाइज हो रहा है और स्टोर नहीं हो रहा, वो भी आपके लिए डेंजरस है। और कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने थायरोक्सिन सारी जिंदगी के लिए लेनी है, आपने खाते रहना है। ये बहुत डेंजरस अमल है। आपको हर 3 मंथ्स के बाद अपना थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज ऑफ थायरोक्सिन इज आल्सो डेंजरस। क्योंकि चाहे हम एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे हम होम्योपैथी कर रहे हैं, टेस्ट आपको 3 मंथ्स के बाद लाजमी करवाना चाहिए अपने डॉक्टर को लाजमी। यानी ये नहीं कि ब्लाइंडली हम बस हार्मोन लेते रहे, ऐसा नहीं करना। और क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों ही डेंजरस है और दोनों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का काज कर सकते हैं। इवन पेशेंट थायराइड कैंसर में जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, अब कैंसर की बात आ गई है तो ये भी कर लेते हैं। तो थायराइड का डॉक्टर ज़हरा ये बताइएगा, जैसा कि डॉक्टर फातिमा ने बोला कैंसर के हवाले से कि ये तो होता ही थ्रेटनिंग है, तो क्या थायराइड का कैंसर भी हो जाता है? हो जाता है। जब हम हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसके बायस अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जो कि थायराइड कैंसर का बायस बनता है। इसमें आके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, क्योंकि हमने जो खुराक लेनी होती है वो लेने ही गले के जरिए होती है। उधर कैंसर होगा, आप इवन के आप डाइट नहीं ले पाएंगे, इतनी वो कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। तो इसलिए आपको जब भी कोई सिम्टम्स आए, चाहे आप हाइपोथायराइडिज्म में हो या हाइपरथायराइडिज्म में हो, उसको लाजमी ट्रीट करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आप कैंसर की तरफ ना चले जाएं। सही। नाज़रीन, हर 100 में से 4 जो है वो थायराइड कैंसर का पेशेंट है। और जैसा कि डॉक्टर ज़हरा ने हमें बताया कि कैंसर जो है वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा लेके आता है, कि इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि पेशेंट जो है वो कुछ स्वालो नहीं कर सकता, वो खा नहीं सकता, एक्चुअली वो निकलने का प्रोसेस ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ये चीज हो जाती है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स उसके साथ आती हैं। आप इसके ऊपर मजीद रोशनी डालिएगा कि थायराइड कैंसर अगर हो जाता है तो कौन सी वो अलामात हैं जिससे पता चल जाता है कि ये थायराइड कैंसर की तरफ ही चला गया है। सबसे पहले तो सांस लेना बहुत मुश्किल होगा। सही। सांस लेने के दौरान पेशेंट तकलीफ से इतना ज्यादा चीखे चिल्लाएगा कि वो कहेगा कि मैं सांस ना लूं तो वो बेहतर है, इतनी तकलीफ होती है। दूसरी इसकी मेन चीज कि पानी तक नहीं स्वेलो पेशेंट कर सकता, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर बन जाता है। जब ट्यूमर बनता है गले में जगह ही नहीं बचती कि वो पानी स्वेलो कर सके। उसके अलावा आवाज निकलना बंद हो जाएगी और हर टाइम पेशेंट, और सर्दी और गर्मी दोनों ही पेशेंट के लिए
नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। ठीक हो गया। अचानक उसे इतनी सर्दी लगेगी कि वो कंबल रजाई सब कुछ ले लेगा, और अचानक इतनी गर्मी लगेगी कि वो सब कुछ उतार देगा, और दोनों चीजें उसके लिए इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को किसी तरह से कहेगा कि ये तकलीफ कम हो जाएगी, ये तकलीफ कम नहीं भी जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। सही, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की बेस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कितनी बन रही है और कितनी यूज हो रही है। जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो उसके लिए हर चीज इंटॉलरेबल हो जाएगी। ठीक हो गया जी। डॉक्टर ज़हरा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि कंडीशन ऐसी हो जाती है इवन वो लिक्विड भी नहीं ले सकता, पानी लेना भी मुश्किल होता है, तो हमारी होम्योपैथी यहाँ पर कौन सी ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि रिलीफ दे सके ऐसे सिस्टम को कि उसके लिए ये निगलना भी आसान हो जाए, कोई वो पानी भी पी सके? है कुछ ऐसा है, लेकिन पहले हम कहते हैं कि इस ट्यूमर को रिमूव करवा दें, क्योंकि कैंसर के सेल्स ऐसे हैं जो कि मेटास्टेसिस के प्रोसेस से एक हिस्से से दूसरी जगह चले जाते हैं। हम साथ साथ मेडिसिन देते हैं, लेकिन हम उनको ये रेफर करते हैं कि इसको रिमूव करवा दें ताकि आपकी बॉडी से महफूज रह सके। तो अगर ये कोई छोटे साइज का है या इस तरह का है, क्या ये हमारी होम्योपैथी में ट्रीटेबल नहीं है? ट्रीटेबल हो सकता है। इधर कोनियम बहुत अच्छा ट्रीट करती है इसको। जब आपका भी ट्यूमर स्टार्ट हुआ हो वो मेटास्टेसिस से रोकती है। और कैलेंडुला ऐसी मेडिसिन है कि कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो जाए, वो तो आपको डायग्नोज हो गया है, लेकिन वो आगे ना फैले उस जगह में कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करती है। वो एंटी ट्यूमर है, एंटी मेटास्टेसिस है कि ना ट्यूमर आगे इंक्रीज करे साइज में और ना ही मेटास्टेसिस हो। कैलेंडोना, कोनियम, फ्यूकस, और अगर बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस जैसे पहले बात की, वो चीखता है, चिल्लाता है, उसके लिए सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो आर्सेनिक एल्बम इधर बहुत अच्छा काम करती है। बहुत बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर ज़हरा ने हमें बताया। कैलेंडुला के हवाले से बात हुई कि कैलेंडुला के हवाले से मैं अक्सर बात करती हूँ अपने लेक्चर्स में भी, और वैसे भी बात इस हवाले से की कि कैलेंडुला वो मेडिसिन है जिसे अमूमन हमारी होम्योपैथी में वुंड हीलिंग के लिए समझा जाता है, इंजरी के लिए यूज़ किया जाता है कि एक जख्म को ठीक कर देती है। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है, जैसे हमारी डॉक्टर ने बताया कि ये मेटास्टेसिस के अमल को भी ठीक करती है। इसे एंटी कैंसर रेमेडी भी आप कह सकते हैं, और ये वाकई में वो तमाम सेल्स जो कैंसर के होते हैं उनको ये किल करती है। इसके अंदर ये कुदरत ने चीज़ रखी है कि ये इसको किल करती है और पेशेंट जो है वो हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से मज़ीद आगे बात करते हैं। जी डॉक्टर आसफा, आप हमें बताइएगा कि किसी पर्सन को जो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या ये वाकई मसला जानलेवा होता है, खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। अगर ये मुकम्मल ट्रीटमेंट ना किया जाए और टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जानलेवा है, कैंसर की स्टेज पे चला जाता है, बिल्कुल डेंजरस है। सही। तो यानी कुछ अलामात बताइएगा इसकी कि क्या क्या अलामात हो सकती हैं थायराइड के पर्सन के? किसी को थायराइड का मसला हुआ है तो उसमें कौन कौन सी चीजें देखी जा सकती हैं? फीमेल्स में प्रेगनेंसी का ना होना, इसमें फौरन हम ये टेस्ट करवाते हैं। ठीक। उसके बाद मोटापा ये बहुत ज्यादा फीमेल्स में प्रॉब्लम देखने में आती है, इसकी रीजन भी है। सही। उसके अलावा अच्छा, टाइप्स के हवाले से हमने बात की थी कि आपने बताया कि 2 टाइप्स हैं इसकी, तो इसके अलावा भी फिर डॉक्टर फातिमा कोई टाइप्स हैं इसकी, ये थायराइड की? इसके अलावा इनकी टाइप्स में आता है कि थायराइड नोड्यूलर और थायराइड कैंसर। अच्छा। थायराइड नोड्यूल्स में क्या होगा कि थायराइड के ऊपर छोटे छोटे से नोड्स बनना शुरू हो जाएंगे। उन नोड्स वो कैंसर्स भी हो सकते हैं और वो बिनाइन भी हो सकते हैं, वो एक जगह भी रह सकते हैं, वो बाकी बॉडी में फैल भी सकते हैं। सही। जब आपको थायराइड पे नोड कोई एक छोटा सा भी नजर आ रहा है तो आपको चाहिए कि उसको फौरन से ट्रीट करें। उसके लिए हमारी मेडिसिन, जैसा कि डॉक्टर ज़हरा ने बताया, कोनियम वहाँ बहुत अच्छा काम करेगी।